Hello everyone. So this is our decoding prelims series and इसके अंदर हम लोग 68 बीपीएससी prelims एग्जाम को डिकोड करेंगे। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं अलग अलग सेक्शन से। तो सीरीज की शुरुआत करते हैं, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 5। इस बार सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन से 5 ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम कई बार क्लासरूम में बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होना है। कई बार ऐसा होगा कि जिन सेक्शंस को आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि जिन सेक्शंस को आप बहुत ज़्यादा तैयार करके जाएंगे उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हर तरह का जो अनएक्सपेक्टेड पेपर है उसके लिए आपको तैयार रहना है और कोशिश करनी है कि जो सिलेबस है पूरी मजबूती के साथ पूरा रिलीजियसली उसको तैयार कर पाए। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 6 हैं। 6 क्वेश्चंस जो है मेडिवल हिस्ट्री से यहाँ पर पूछे गए हैं। उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर 15 है। तो ऑन एन एवरेज मॉडर्न हिस्ट्री से वही 15-16 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जा रहे हैं। बिहार हिस्ट्री की बात करेंगे तो बिहार हिस्ट्री के अंदर हमने वो क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं जिनके लिए किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है या स्पेसिफिकली वो बिहार से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें इस पेपर के अंदर 9 देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा बढ़ गया है। सो देयर आर 9 क्वेश्चंस फ्रॉम द बिहार हिस्ट्री सेक्शन। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दिस अगर ब्रेक डाउन की बात करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है इस पेपर का कि 5 क्वेश्चंस जो है वो एशियन कल्चर और हिस्ट्री से पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन जो है मेडिवल हिस्ट्री से पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं और 9 क्वेश्चन जो है बिहार हिस्ट्री से पूछे गए हैं। और इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन से इस पेपर में 35 हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ा ही कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इस एग्जाम से। तो हिस्ट्री सेक्शन को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। लगभग 25% जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पेपर से पूछे जा रहे हैं, इसी सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। 68 बीपीएससी की बात करेंगे तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा इसमें एंशियंट हिस्ट्री से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिहार हिस्ट्री का भी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि बिहार क्योंकि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, वहां पर सॉल्ट सत्याग्रह के साथ साथ किस तरह का जो नॉन कॉपरेशन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो वहां पर इनिशिएट किया गया था। कौन कौन से वहां पर टैक्सेस हुआ करते थे जिसके खिलाफ एक कैंपेन वहां पर चलाया गया था। तो वो चीज आपको बतानी है। तो ऑप्शन के अंदर मलबा एक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हाथी के बारे में बताया गया है कि मलबा टैक्स को अपोज किया गया था, हाथी टैक्स को अपोज किया गया था, डेवलपमेंट टैक्स को अपोज किया गया था। डी जो है वो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ दी अबव है और ई जो है वो नन ऑफ दी अबव है। तो 68 बीपीएससी के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर 5 पूछे गए हैं, 5 हैं। 5 में से आपको एक चूज करना है। तो अगर हम लोग क्लोज एनालिसिस करेंगे तो सभी को पता है कि बिहार के अंदर सॉल्ट सत्याग्रह के अलावा जो एंटी टैक्स कैंपेन हमें देखने को मिलता है, इट वॉज अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स। तो वो चौकीदारी टैक्स के खिलाफ हुआ करता था। और चौकीदार जो है वो गांव के लोगों से टैक्स भी पाता था और उनको परेशान भी करता था। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन लॉन्च करते हैं सिविल डिस मूवमेंट के समय पर। और उसके कारण कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर फिट नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन ई वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ द अबव जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करेंगे, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन February 1938 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो फिर से आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जो 69 बीपीएससी है उसमें भी हमने श्री कृष्ण को लेके एक क्वेश्चन देखा था कि उनको बिहार केसरी कहा गया है, और फिर से इस टॉपिक के ऊपर जो है फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हमने बताया था कि 1937 के बाद बिहार में जो सरकार बनी है उस श्री कृष्ण सिंह जो है उसको लीड कर रहे थे, प्रीमियर हुआ करते थे वहां के वो। और श्री कृष्ण सिंह ने कुछ कारणों की वजह से रिजाइन कर दिया था, उनकी मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था। वो
रेजिग्नेशन के पीछे रीजंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी जी, पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अगर रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर मेन रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो बाकी के जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं वहां पर मिनिस्ट्रीज ने 1939 में रिजाइन किया था, लेकिन बिहार के अंदर जो श्री कृष्ण सिंह की गवर्नमेंट है उसने 1938 में ही रिजाइन कर दिया था। और उसका मेन रीजन हुआ करता था कि उन्होंने डिमांड रखी थी कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज के लिए, लेकिन ये जो डिमांड है ये बाद में फुलफिल होती नहीं है, जिसके कारण मिनिस्ट्रीज जो है वो रिजाइन कर देती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो हमारा पिछला वाला वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। तो क्वेश्चन 3 जो है वो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, 69 बीपीएससी के अंदर भी पूछा गया है इसको, और इससे पहले भी इसको पूछा जा चुका है। और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बतक मियाँ। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियाँ ने महात्मा गांधी को अवेयर किया था, उनको इन्फॉर्म किया था कि जो दूध वो पीने वाले हैं उसके अंदर पॉइजन मिलाया गया है, जिस कारण उनकी जान जो है वो यहाँ पर बच पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो कई बार हमने आपको बताया है कि पब्लिक सर्विस कमीशंस के अंदर, पर्टिकुलरली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर टॉपिक्स और क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है। तो अगर आप इसके ठीक से एनालिसिस करते हैं और वो टॉपिक्स को कवर करके जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपके पास एक एज रहेगा बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय बिहार के जो कल्टीवेटर्स हैं उनको कौन लीड कर रहा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर वुड बी स्वामी विद्यानंद। तो स्वामी विद्यानंद जो है वो यहाँ पर लीड कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पीजेंट्स को, और पीजेंट्स को उन्होंने इकट्ठा किया था, और पीजेंट का मोबिलाइजेशन हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है। इससे पहले गांधी जी ने भी पीजेंट कम्युनिटी के अंदर अपना एक इमेज जो है, अपनी एक वेल टू डू इमेज यहाँ पर स्टेब्लिश कर दी थी, जिसका फायदा उठा के स्वामी विद्यानंद पीजेंट कम्युनिटी को अराउज करते हैं, उनको यहाँ पर इंस्पायर करते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है और स्वदेशी और बॉयकॉट के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दी। तो स्वदेशी और बॉयकॉट पहली बार कब इस्तेमाल किए गए थे? तो ऑप्शन ए है होम रूल मूवमेंट। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। विजिट ऑफ सैमन कमीशन, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में हमें स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, जिसमें पैसिव रेसिस्टेंट मेथड का इस्तेमाल किया गया था, बॉयकॉट का इस्तेमाल किया गया था, स्वदेशी का इस्तेमाल किया गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके रिएक्शन में ये जो मूवमेंट है वो देखा गया है। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 मॉडर्न हिस्ट्री से है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफर्ल्ड बाय। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कांग्रेस के जो सेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर प्ले करते हैं, और कांग्रेस के जो सेशंस हैं उनको आपको याद करना है, उनके प्रेसिडेंट को यहाँ पर आपको डिस्कस देख लेना है एक बार। तो 1906 जो है वो इम्पोर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, कलकत्ता सेशन भी जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्वराज अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था। तो यहाँ पर पहली बार कांग्रेस ने अपना गोल जो है वो स्वराज डिक्लेयर किया है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। तो सी वुड बी दी आंसर। दादा भाई नौरोजी जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे इस सेशन के, और इसका आंसर सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दादा भाई नौरोजी की तरफ से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलता है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, during the freedom struggle, a parallel movement launched in Indian states, in the states ruled by Indian rulers such as Kashmir, Nizam's Hyderabad, Travancore, etc. was। तो ये पूछ रहा है कि प्रिंसली स्टेट में जो मूवमेंट चलाया जाता था वहां के नेटिव लोगों द्वारा, उसको क्या बोला जाता था। तो जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी डेमोक्रेटिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनने लगे थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनने लगे थे, और उनको प्रजामंडल कहा जाता था। और इन लोगों की तरफ से जो मूवमेंट चलाया जाता था उसको प्रजामंडल मूवमेंट बोलते थे। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पर प्रजामंडल बनाए गए थे अलग अलग, और ये जो प्रजामंडल हैं ये डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लगातार मूवमेंट्स करते रहते थे, और ऐसे मूवमेंट को प्रजामंडल मूवमेंट कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है। और नॉट करेक्ट की बात करेंगे तो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921। महात्मा गांधी को 1921 में अरेस्ट किया गया था। अब ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी को कोर्स के दौरान अरेस्ट नहीं किया गया है। उनको 1922 मार्च में अरेस्ट किया गया है, और 6 साल की उनको सजा वहां पर सेंटेंस जो है वो दिया जाता है सेडिशन के नाम पर। तो ए जो है यहीं से गलत हो जाएगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, तो ये भी ठीक हो जाएगा। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1916 में गांधी जी ने इंडिया में अपना पहला पब्लिक स्पीच दिया था। तो ये जो ऑप्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमें डी देखने को मिलता है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई नन ऑफ द अबव। तो ए जो है वुड बी दी ऑप्शन। ए जो है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी को 1922 में अरेस्ट किया गया था मार्च में, ना कि 1921 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है ये फिर से न्यूज़पेपर से पूछा गया है। तो फिर से आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स और बुक्स से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम के अंदर। और इस बार पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद के जर्नल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इनका जर्नल कौन सा हुआ करता था। तो अबुल कलाम आजाद के जर्नल की अगर हम लोग बात करेंगे तो अल हिलाल वाज हिज जर्नल। अल हिलाल इनका जर्नल हुआ करता था। उसको 1912 में इन्होंने शुरू किया था कलकत्ता में। और अगर इस जर्नल की बात करेंगे तो उर्दू भाषा का ये जर्नल हुआ करता था। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आजाद का जर्नल था, उर्दू भाषा में इसको 1912 में कलकत्ता से इशू किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 90th सेंचुरी। तो ये जो क्वेश्चन है वो नेशनलिज्म से पूछा गया है कि नेशनलिज्म के राइज के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर 90th सेंचुरी में। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है, बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर देखेंगे तो यहाँ स्टडी ऑफ हिस्ट्री के बारे में कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो ये तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, तो ए जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय रीइंटरप्रिटेटिंग हिस्ट्री एंड रेफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। तो जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें कई बार हमने डिस्कस किया है कि जो नेशनल हिस्टोरियंस है वो यहाँ पर एक काउंटर नरेटिव प्रेजेंट करते हैं कॉलोनियल नरेटिव के अगेंस्ट, और वो जो नरेटिव है वो यही हुआ करता था कि जो कॉलोनियल नरेटिव है उसको उनको कन्फ्रंट करना है। तो बी जहाँ यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट्स। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी में अलग अलग रिवाइवलिस्ट जो लीडर्स हैं और अलग अलग जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बार बार अपनी राइटिंग्स के अंदर इस तरह की बात की थी, इंडियन कल्चर को प्राउड फील कराने के लिए उन्होंने कहा था। तो बी और सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट।
सो मोर देन वन ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो डी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और ये जो क्वेश्चन है ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, और स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ, और स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रिलेटेड टू ओनली अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। तो इसमें बताया गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपर कास्ट और रिच पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पीजेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, वो तो काउंटर कर रहे थे इसको, अपोज कर रहे थे इसको। तो ए जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इवन बाय जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। तो काउंसिल इलेक्शंस यहाँ पर जस्टिस पार्टी ने भी बॉयकॉट किए थे, ये भी गलत हो जाएगा। कांग्रेस ने यहाँ पर बॉयकॉट किए थे, लेकिन मद्रास की जो जस्टिस पार्टी है उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, और मद्रास में अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो फर्स्ट और सेकंड जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट जो है, thousands of students left government controlled schools, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their practice। तो ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट। और लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया 1 और 2 आर नॉट करेक्ट, तो ए जो है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करेंगे तो पीजेंट रिबेलियन और पीजेंट रिवोल्ट से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अ सन्यासी who came to that district after a spell as an indentured labor in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back, from which he would receive verses to rural audience. The peasant leaders referred to him। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीजेंट रिबेलियन से पूछा गया है, और इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जो है वो फिजी से इंडेंचर्ड लेबर की तरह आए थे, जिन लोगों को यहाँ से ले जाया गया था काम करवाने के लिए फिजी में, बाद में वो वहां से लौट के आए थे। और हमेशा वो लोग जो बाबा रामचंद्र हैं अपने साथ रामचरितमानस रखा करते थे, और आम लोगों को रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं उनको सुनाया करते थे। और अवध की जो किसान सभा है उसको बनाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो किसान सभा मूवमेंट के मेंबर हुआ करते थे, और अवध की किसान सभा जो 1920 के आसपास हमें देखने को मिलती है, उसके एस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले किया है बाबा रामचंद्र ने। तो ऑप्शन वुड बी ए, बाबा रामचंद्र। तो 12 का ऑप्शन हमें इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है उसके फाउंडर कौन है, फाउंडर का नाम पूछा गया है। सबसे पहले अगर डेट की बात करेंगे तो कई बार डेट पूछ लिया जाता है। तो 1932 में इसको स्टेब्लिश किया गया था पूना पैक्ट के बाद, जब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी में ये पैक्ट होता है। उसके बाद महात्मा गांधी एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं हरिजन नाम से, और ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाते हैं। इंग्लिश में इसको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी कहा जाता था। तो इंग्लिश में इसको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी कहा जाता है। 1932 में इसको बनाया गया था, और फाउंडर की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने इसको स्टैब्लिश किया था। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो ये चीज हमें यहाँ से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन February 20th 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली announced the British government's decision to withdraw from India's latest buy। तो 20 फरवरी 1947 को जो एटली हैं, क्लेमन एटली प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया जो है वो 30 जून 1948 से पहले पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो छोड़ के चली जाएगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं रहेगी इंडिया को लेके 30 जून के बाद। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा डेट यहाँ पर फिक्स किया गया था। सो ऑन February 20th 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक कर लेंगे इसको। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। 30 जून 1948 यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था डेट को। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 30 जून यहाँ पर डेट है।
तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30 जून 1948 से पहले उन्होंने छोड़ने के लिए कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिहार हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। हु स्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार? तो बिहार में स्वराज दल किसने स्टैब्लिश किया था? तो अगर स्वराज दल की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि जब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है और इस तरह 1 जनवरी 1923 में एक नई पार्टी बनाई जाती है, उस पार्टी का नाम हुआ करता था स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी यहाँ पर बनाई जाती है और इसी स्वराज पार्टी का एक ब्रांच, इसका एक्सटेंशन हमें बिहार के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसको स्वराज दल कहा जाता है। और स्वराज दल की स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जिनके बारे में आप अभी अभी पढ़ भी चुके हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। श्री कृष्ण सिन्हा भी इनको कहा जाता है। तो स्वराज दल का एस्टेब्लिशमेंट बिहार में इन्होंने किया था, इनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमें बिहार हिस्ट्री से देखने को मिलता है और इसमें पूछा गया है कि 1934 के बाद, सॉरी 1534 के बाद शेरशाह सूरी जो है वो बंगाल उसने कैप्चर कर लिया था सूरजगढ़ के बैटल के बाद। और उसके बाद जब हुमायूं अटैक करता है बंगाल के ऊपर, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं के सामने एक ऑफर रखा था, शेर खान जिसको कहा जाता था उस समय। उन्होंने एक ऑफर रखा था कि भाई आप बिहार ले लीजिए, बिहार को सरेंडर कर देंगे हम और 10 लाख दिनार जो है एनुअल ट्रिब्यूट आपको भेजेंगे, लेकिन बिहार जो है, बंगाल जो है उसे हमारे पास ही रहने दीजिए। जिसको हुमायूं जो है डिक्लाइन कर देता है इस ऑफर को, और जिसकी वजह से दोनों में 2 बैटल हमें देखने को मिलती हैं, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें हुमायूं हारने के बाद इंडिया से बाहर चला जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शेर खान। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर खान। शेर खान ने ही ऑफर दिया था हुमायूं को कि अगर बिहार वो सरेंडर कर देता है और जो है कुछ एनुअल ट्रिब्यूट दे देता है तो बंगाल उसके पास रहने दिया जाए, लेकिन हुमायूं इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास विक्रमशिला महाविहार से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी रिपीटेड आप इसको कह सकते हैं। 69 बीपीएससी में भी ये पूछा गया है, 68 में भी पूछा गया है और कई बार और पूछा गया है। तो विक्रमशिला महाविहार से हमें ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, फिर से को रिपीट हो गया यहाँ पे। और पूछा गया है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, विक्रमशिला महाविहार किसने बनवाया है? तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, धर्मपाल बनवाते हैं विक्रमशिला महाविहार को। और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है बिहार के। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, धर्मपाल ने बनवाया है। बाकी के महाविहार की बात करेंगे तो पाल रूलर्स ने, कहा जाता है 4 महाविहार बनवाए हैं। नालंदा को कुमार गुप्ता रूलर ने बनवाया है, बाकी 4 महाविहार पाल रूलर्स ने बनवाए हैं, जिसमें पहला महाविहार है उदांतपुरी महाविहार, बिहार शरीफ नालंदा में ये देखने को मिलता है। गोपाल जो फाउंडर हैं पाल डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया है इसको। नेक्स्ट है सोमपुर महाविहार, तो ये बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह विक्रमशिला महाविहार, ये दोनों महाविहार कहा जाता है धर्मपाल ने बनवाए हैं। नेक्स्ट है जगदल महाविहार, ये भी बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है, रामपाल ने इसको बनवाया है। तो इस तरह से जो महाविहार है वो यहाँ पर हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं और उनका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाल रूलर्स ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिहार हिस्ट्री से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? तो इनमें से बिहार का फर्स्ट गवर्नर कौन हुआ करता था? तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ये बिहार के फर्स्ट गवर्नर हुआ करते थे जब 1936 के बाद बिहार जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार ऑफ सम रेनेसेंस? तो एक बुक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बुक है ये किसने लिखी है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। और ये जो बुक है इसके बारे में कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बुक को लिखा है 1949 में। तो इस तरह से फिर से हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर और बुक्स जो हैं वो लगातार हॉट टॉपिक बने हुए हैं और कई बार उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि बिहार का ओल्डेस्ट चर्च कौन सा है? तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत है नहीं। तो ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पादरी की हवेली। तो ये एक चर्च हुआ करता था, 1713 में इसको बनाया गया था और ओल्डेस्ट चर्च भी इसको बिहार का कहा जाता है, पादरी की हवेली इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है
वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया ऑफ साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज। तो गंगा का जो सदर्न रीजन है, पूछा गया है कि ये जो सदर्न रीजन है इसको क्या बोला जाता था। तो गंगा का सदर्न पार्ट जो है, अब हम सभी को पता है कि उसको मगध कहा जाता था उस समय। गंगा नदी का जो सदर्न रीजन है उसको मगध बोलते थे, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ई वुड बी दी आंसर। तो ई जो है वो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, और गंगा का सदर्न पार्ट जो है उसको मगध कहा जाता था। ठीक है, तो ये महाजनपद पीरियड से एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। और यहाँ पर आपको मैप जो है वो पता होना चाहिए कि मगध जो है वो कहाँ हुआ करता था। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आयरन के डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि आयरन का इस्तेमाल कब से शुरू होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जनरली बाद में हटा दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत अपोज किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को कि आयरन का इस्तेमाल कब हुआ था। लेकिन आयरन का अगर इस्तेमाल हमें बताना हो तो ऐसा कहा जाता है कि 1000 बीसी के बाद हमें आयरन का यूटिलिटी या उसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन फुल फ्लैश्ड इसका जो यूज है वो 1000 बीसी के बाद ही शुरू हुआ था, तभी हमें इसका इस्तेमाल जो है वो देखने को मिलता है। और 600 बीसी के बाद इसको इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में सिर्फ वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बाद में टूल्स और इक्विपमेंट्स भी इससे बनाए जाते हैं। तो ई जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से 1000 बीसी कहीं पर भी नहीं है, तो वो हो जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा टिकते नहीं है, और बाद में इस तरह के क्वेश्चन को अपोज किया जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखने को मिलता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो इंस्क्रिप्शन के साथ जुड़ा हुआ है, कि एक रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में कहा गया है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी एडी, सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर वर रिपेयर्ड बाय। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये जो क्वेश्चन है वो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन है शाक रूलर रुद्रदमन, शाक छत्रप रूलर रुद्रदमन का हुआ करता था। और इसके डेट की बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है 150 एडी में इसको कंपोज किया गया है, इसको कंपोज किया है। और इसकी खास बात यह है कि ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत भाषा में, ये पहला इंस्क्रिप्शन है इंडिया के अंदर जिसको संस्कृत भाषा में और काव्य स्टाइल में लिखा गया है। काव्य स्टाइल मतलब पोइटिक स्टाइल में इसको लिखा गया है। तो ये इसकी खास बात है। अगर इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें एक लेक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसको सुदर्शन लेक कहा करते थे। तो सुदर्शन लेक के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इस सुदर्शन लेक के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर हुआ करते थे गुजरात में, उन्होंने इसको बनवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की लेक है, समय की लेक है ये, लेकिन बाद में अशोक के समय टूट जाती है, फिर से इसको कंपोज किया जाता है। और फिर से रुद्रदमन के समय टूट जाती है, फिर से इसको कंपोज किया जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गुप्ता पीरियड से पूछा गया है या एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ गढ़वा नियर इलाहाबाद आर एन इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ। तो झांसी का जो देवगढ़ टेम्पल है उसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। दशावतार टेम्पल वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो बी जो है वो गुप्ता पीरियड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुप्ता पीरियड को फॉर्मेटिव फेज भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर का। और आप लोग अपने नोट्स को यहाँ पर रेफर करेंगे और देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में कौन कौन से टेम्पल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। गुप्ता पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। झांसी का देवगढ़ में दशावतार टेम्पल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भिटरगांव टेम्पल कानपुर में गुप्ता पीरियड में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं। इलाहाबाद के अंदर हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे टेम्पल्स जो है उस समय बनाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर मेन अपोनेंट्स नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर बैटल्स दिए हुए हैं हमारे सामने और अपोनेंट्स दिए हुए हैं कि कौन से मैच पेयर जो है वो ठीक बता रहा है। सबसे पहली बैटल है हमारे पास बैटल ऑफ हल्दीघाटी। बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है 1576 में हमें देखने को मिलती है। 1576 में। और इस समय एक तरफ
अकबर की फोर्सेस थी विच वर लेड बाय राजा मान सिंह, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की फोर्सेस थी जिनको हाकिम खान सूर जो है एक अफगान सोल्जर यहाँ पर लीड कर रहे थे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर एक तरफ बाबर की फोर्सेस थी, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की फोर्सेस थी, जहां पर बाबर की फोर्सेस जीत जाती हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे तो एक तरफ मुगल फोर्सेस जिनको लीड कर रहा था बैरम खान, तो बैरम खान लीड कर रहा था मुगल फोर्सेस को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, और दूसरी तरफ यहाँ पर अफगान फोर्सेस थी जिनको लीड कर रहा था ये जो अफगान रूलर थे बंगाल बिहार रीजन के उस समय, आदिल शाह उनका नाम था। तो आदिल शाह की फोर्सेस को यहाँ पर लीड कर रहा था एक राजपूत सोल्जर जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के नाम से जाना जाता है। दोनों के बीच में ये बैटल होती है जिसमें मुगल फोर्सेस जीत जाती हैं। और ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है इट टुक प्लेस इन 1556, 1556 में ये जो बैटल है वो हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो सी जो है वो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा कि सी जो है वो करेक्टली पेयर्ड नहीं है, सी जो है वो गलत तरह से पेयर किया गया है उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये जो क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है। सो ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, द डेजिग्नेशन ऑफ मुकादम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर। तो मुकादम और चौधरी टर्म का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन है विलेज हेडमैन, जो कि ठीक हो जाएगा। तो मुकादम और चौधरी जो है विलेज हेडमैन हुआ करते थे, और बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, विलेज अकाउंट, ये सारी चीजें। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज कि दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में मुकादम और चौधरी जो है वो विलेज हेडमैन को कहा जाता था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो तबाकत अकबरी से क्वेश्चन पूछा गया है, और तबाकत अकबरी किसने लिखी है इसके बारे में पूछा गया है। तबाकत अकबरी विच हैज बीन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा वाज रिटन बाय। तो तबाकत अकबरी किसने लिखी है ये पूछा गया है। निजामुद्दीन अहमद जो है ये इन्होंने लिखी है तबाकत अकबरी, और अकबर के समय इसको लिखा गया है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो आपके मुगल पीरियड के नोट्स हैं वहां पर आप देखेंगे कि लास्ट में हमने अलग अलग लिटरेचर लिखवाया है, अलग अलग टाइम पीरियड का, मुगल के समय जो अकबर है उनके समय का टाइम पीरियड, उसके बाद हुमायूं के समय का टाइम पीरियड, उसके अलावा जहांगीर के समय जो जो लिटरेचर लिखवाया जाता है, औरंगजेब के समय जो लिटरेचर लिखवाया जाता है। तो फिर से देखेंगे कि टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। यही टॉपिक से क्वेश्चन हमें 69 बीपीएससी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा, और निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबाकत अकबरी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड द सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नगलापुरम। तो नगलापुरम नाम का जो टाउन है वो किसने बनवाया है, नियर विजयनगर, आफ्टर हिज मदर्स नेम, अपनी मदर के नाम के ऊपर, अपनी मदर की याद में। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और हमने डिस्कस किया है क्लासरूम लेक्चर के अंदर कई बार कि नगलापुरम जो है वो कृष्णदेव राया ने बनवाया था इन कमेमोरेशन ऑफ हिज मदर, जिनका नाम नागम्बा हुआ करता था। तो उन्होंने अपनी मदर नागम्बा के नाम पर ये जो शहर है नगलापुरम इसको बनवाया है। तो ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 29 जो है वो बिहार हिस्ट्री से पूछा गया है, और इसमें कहा गया है कि इन 1940 पटना विमेंस कॉलेज वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द सोसाइटी। तो कौन सी सोसाइटी ने पटना विमेन कॉलेज बनाया था, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ए वुड बी द आंसर। ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिस्टर ऑफ एपोस्टलिक कार्मेल, ये इसका वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा आपके। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हु अमंग दी फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेट अप टू डेलिनेट द इंटरनेशनल फ्रंटियर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पूछा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो बाउंड्री लाइन है उसको डेलिनेट करने के लिए कौन से दो कमीशन बनाए गए थे, कौन हेड कर रहा था उसको, दो बाउंड्री कमीशंस। तो रेडक्लिफ कमीशन इनको कहा जाता है। सीरियल रेडक्लिफ जो है इसको ही हेड कर रहे थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महालवारी सिस्टम इन बंगाल। तो यहाँ पर लोग जो है गड़बड़ कर जाएंगे कि बंगाल में तो इंट्रोड्यूस नहीं किया था महालवारी सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1822 के अंदर जो सेंट्रल प्रोविंस पार्ट है, जो यूनाइटेड प्रोविंस का जो कुछ पार्ट है, वो बंगाल के अंदर ही आता था। इस कारण यहाँ पर जानबूझ के एस्पिरेंट्स को जो है कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म जो है बंगाल दिया गया है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1822 में, और बाद में विलियम बेंटिक और आर एम बर्ट जैसे लोग जो है इसको और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, हॉल्ट मैकेंजी इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग महलवारी सिस्टम which was introduced in 1822. The system was implemented in the northwest frontier province, parts of सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब विच वर देन पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इनमें से बहुत सारा जो रीजन है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो 1940 में हमको पता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उसको लॉन्च किया जाता है, और विनोबा भावे जो है वो पहले व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की है। और इस सत्याग्रह को शुरू किया गया था अगस्त ऑफर की रिएक्शन में। तो जब वायसरॉय बेवल की तरफ से अगस्त ऑफर दिया जाता है और कांग्रेस के लोग उसको डिक्लाइन कर देते हैं, तो उसके रिएक्शन में गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। और ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, इसके अंदर जो ट्रस्टेड सोल्जर है गांधी जी के, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, उन्हीं को यहाँ पर मौका दिया गया था सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने का। और विनोबा भावे जो सबसे क्लोज हुआ करते थे, गांधी जी ने उन्हें अपना स्पिरिचुअल हायर भी बताया है। उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह को शुरू किया था। और अगर प्लेस की बात करेंगे कहाँ से इसको शुरू किया गया था, तो महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है पावनेर, वहां से इसको शुरू किया गया। तो पावनार महाराष्ट्र से इसको शुरू किया गया था। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 33 भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स इन 1928। तो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को क्रिटिकल एक्शन लेते हुए जब कांग्रेस अपने आप को रिफॉर्म करती है, थोड़ा अग्रेसिव होने की कोशिश करती है, तो कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टीज बना लेते हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, विच लेड टू द ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमनेट्स सप्रू जयकर चिंतामणि हु फॉर्म दी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन करके उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। क्योंकि ये लोग जो हैं ओल्ड मॉडरेट्स हुआ करते थे, और ये लोग नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ इतना रेडिकल स्टेप लिया जाए। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 34 है। और क्वेश्चन नंबर 34 भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, कैबिनेट मिशन से। फिर से देखेंगे, टॉपिक रिपीट हो गया यहाँ पे। तो कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है, द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर यूटिलिटी बताई गई है, ऑब्जेक्टिव बताया गया है कैबिनेट मिशन का कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट। तो ऐसा तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था कैबिनेट मिशन का नेशनल गवर्नमेंट बनाना है। नेक्स्ट है टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये ठीक हो जाएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पावर ट्रांसफर करना है वो किसको करना है, कैसे करना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट क्या होगा, उसको यहाँ पर बनाना। टू वर्क आउट डिटेल्स ऑफ जिन्नास डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो इसका भी ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था कि जिन्ना की डिमांड्स क्या है उनको सेटिस्फाई करना। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन 2 ही हमें देखने को मिलता है। तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, और ये जो क्वेश्चन है कल्चर से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेस्ड हैज बीन एडेड टू यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1922। तो कल भी हमने आपको एडवाइस किया था कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है वो यहाँ पर आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। टोटल 44 साइट्स जो हैं अभी तक इंडिया के इंक्लूड किए जा चुके हैं इस लिस्ट के अंदर। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं जम रहा है, और इसकी वजह से ऑप्शन ई जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। 1922 में इनमें से किसी भी साइट को नहीं ऐड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट के अंदर।
तो इस तरह से 35 क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल हम बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको ठीक से सॉल्व किया है, वो टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, तो इजीली 35 क्वेश्चंस में से 33 क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री जो है वो इजीली आपको 30+ क्वेश्चंस जो है वो दिला सकता है, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं इसको, अगर पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं और जो आपके नोट्स हैं उनको रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हम बताते हैं लास्ट में कि अगर आपको इस कोर्स का ज़्यादा फायदा उठाना है और अच्छे से अपनी तैयारी को होलिस्टिक बनाना है और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह हम लोग प्रैक्टिस कराते रहते हैं, अलग अलग फैक्ट्स जो है उनको अपलोड करते रहते हैं, अलग अलग जो नोट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। यहाँ पर ये सेशन जो है इसको हम लोग खत्म करेंगे। उम्मीद है ये सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।